नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अपना आज का टॉपिक है जीव विज्ञान। हम क्लास चल रही थी अपनी बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में आज का अपना टॉपिक है कोशिका विभाजन। तो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज ये अपना सेकंड टॉपिक है कोशिका विभाजन। हम चीज़ों को डायग्राम से समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ सके, जहाँ पर हम सेल डिवीज़न के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप सभी को बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बाकी आप लोग नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा और पर डे नोट्स का रिवीजन करते रहिए, और क्लासेस जो भी आ रही हैं आपके लिए बायोलॉजी की, उन सभी क्लासेस को एक तरीके से याद करते चलिएगा। ठीक है, 2-3 बार देखिए, आपको सब कुछ वैसे ही याद हो जाएगा। तो पूरे यूट्यूब पर सबसे अलग हम लेकर चल रहे हैं और बेसिक से इस टॉपिक को समझा जाएगा और जीरो टू हीरो लेवल आपको कराया जाएगा। फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है, बाकी कोई भी देख सकता है। तो आज का अपना टॉपिक है कोशिका विभाजन, जिसको हम कहते हैं सेल डिवीज़न। कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिकाएं बनाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन कहते हैं। मान लीजिए ये कोई कोशिका है, इस तरीके से ये कोई कोशिका है, ये कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या करती है, अपने सेल का डिवीजन करती है और ये नई कोशिकाओं का विभाजन कर देती है। जब नई कोशिकाओं का विभाजन हो जाता है तो कोशिकाओं का विभाजन जरूरी क्यों है? देखिए, कुछ कोशिकाएं क्या है, मृत हो जाती हैं, तो उसके बाद नई कोशिकाओं का आना जरूरी होता है। कोशिका विभाजन क्यों है जरूरी है? क्योंकि ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के लिए भी कोशिका विभाजन की जरूरत पड़ती है। तो कोशिका विभाजन जीवन की भौतिक एवं मौलिक इकाई है। बिना कोशिका के कुछ नहीं होता। देखिए, कोशिका जो होती है सबसे टर्म छोटा होता है। पादप की बात करें या जंतु की बात करें तो पादप और जंतुओं में सबसे छोटी होती है कोशिका। ठीक, कोशिका से क्या बनता है? कोशिका से बनता है आपका कोशिकाओं को जब मिला दिया जाता है तो कोशिकाओं को मिलाने से बन जाता है ऊतक। क्या बन जाता है? ऊतक। और ऊतकों को मिलाने से क्या बनता है? अंग बनता है। और अंगों से मिलाने पर क्या बनता है? पूरा कंकाल सिस्टम बन जाता है, यानी कि पूरा शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी है? सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कोशिका की। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका होती है। कोशिका के अंदर कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जिस प्रकार हम जंतु के अंदर बात करते हैं, जैसे जंतु में केंद्रक कोशिका का जो कोशिका होती है उसके अंदर सेंट्रोहेड यानी कि केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसके बाद लाइसोसोम पाया जाता है, इसी के राइबोसोम पाया जाता है, इसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। कई सारी चीज़ें कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। क्लियर? कोशिका का वर्गीकरण, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। कोशिकाओं से मिलकर बनी होते हैं टिश्यूज, जिसे हम ग्रुप ऑफ सेल्स कहते हैं। मतलब जो कोशिकाएं जोड़ जोड़कर कोशिकाएं हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाओं को मिलाकर एक ऊतक का निर्माण होता है। तो ऊतक का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से ही होता है। और जब ऊतकों को मिलाया जाता है तो ऑर्गन्स बन जाते हैं, जिन्हें हम अंग के नाम से जानते हैं। जब अंगों को मिलाया जाता है तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, जिसे हम ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र के नाम से जानते हैं। जब अंग तंत्रों को मिलाया जाता है तो इसके बाद जीव का निर्माण होता है, जिसे हम जंतु कहते हैं। तो जीव का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और इसके बाद फाइनली जीव का निर्माण हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर देख लिया। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में बिरचाऊ ने देखा था। तो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो जो कोशिका विभाजन है इसको सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाऊ नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने देखा था। इसको हम क्या बोलेंगे? ओमिनियस सेलुला ई सेलुला कहेंगे। नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है, यानी कि कोई भी नई कोशिका बन रही है तो उसका निर्माण पुनः और पहले से स्थित कोशिका के निर्माण से होता है। जो पिछली कोशिका होती है, पूर्व की कोशिका होती है, उसे हम पेरेंट सेल यानी कि मातृ सेल के नाम से जानते हैं। मातृ सेल दो डॉटर सेल्स यानी कि संतत कोशिकाओं का निर्माण करती है। फिर ये दो संतत कोशिकाएं फिर नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और यह प्रक्रिया चलती ही रहती है, यानी कि एक ये क्या हो जाती है, श्रृंखलन प्रक्रिया का निर्माण कर देती है। इसका मतलब आप इसको कैटिनेशन प्रोसेस कह सकते हैं। कोशिका विभाजन
अब होता है तो कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है, प्रश्न ये भी बन सकता है एग्जाम में। कोशिका का विभाजन 3 प्रकार से मुख्यतः होता है। पहला है असूत्रीय विभाजन, जिसको एमिटोसिस डिवीजन। दूसरा है समसूत्री विभाजन, जिसे मिटोसिस डिवीजन। और तीसरा है अर्धसूत्रीय विभाजन, जिसे माइसिस डिवीजन, यानी कि असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के नाम से इसको जाना जाता है। तो कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है, कुल मिलाकर 3 प्रकार से होता है। असूत्री जो विभाजन होता है ये प्रोकैरियोटिक जीवों में देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं, जिनको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ऐसे जीवों को हम प्रोकैरियोटिक जीव कह सकते हैं, जैसे नील हरित शैवाल, जैसे अमीबा, जैसे पैरामीशियम, जैसे युग्लिना, जैसे बोल सकते हैं जीवाणु। तो ये सभी क्या होती है, असूत्री विभाजन होते हैं। सामान्यतः इसको स्पष्ट दृष्टि से देखना मुश्किल होता है। लेकिन दूसरा होता है यूकैरियोटिक जीव। यूकैरियोटिक को जैसे पादप, जंतु, ये सभी किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में ही आते हैं। जिनको स्पष्ट दृष्टि से सामान्यतः देखा जा सकता है वो सभी यूकैरियोटिक के अंदर आ जाते हैं। तो 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीवों को असूत्री विभाजन के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा होता है सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन, ये कायिक कोशिकाओं में होते हैं। तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन, ये जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर कितने प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, 3 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, जैसे हम असूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। अब एक एक करके इनके बारे में हम समझ लेते हैं। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वो चीज़ें अब आपको देखने को मिलेंगी, जिससे आप चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट भी कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, पहला है एमिटोसिस डिवीजन, जिसको हम क्या कहते हैं, असूत्री विभाजन। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नील हरे शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, युग्लिना, इनके अंदर देखने को मिलता है। तो असूत्री विभाजन किसके अंदर देखने को मिलेगा, जीवाणु हुआ, नील हरित शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ, इनके अंदर मुख्यतः देखने को मिलता है। इसमें केंद्रक पहले लंबा हो जाता है, फिर सीधा 2 भागों में विभाजित हो जाता है। मतलब केंद्रक होता है, केंद्रक क्या है, पहले लंबा होता है। देखिए, जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर ही सेंटर होता है, यानी कि केंद्रक होता है। केंद्रक पहले धीरे धीरे ऐसे था, तो अब वो कैसे हो जाएगा, इस तरीके से होता जाएगा, थोड़ा लंबा होता जाएगा और धीरे धीरे जैसे ही लंबा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। प्रत्येक भाग में संतत केंद्रक पर पहुंचता है, जैसे कोशिका का विभाजन हो जाता है। अगला आता है समसूत्री विभाजन, जिसे कहते हैं मिटोसिस डिवीजन के नाम से जाना जाता है। अब मिटोसिस डिवीजन क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा। तो जो समसूत्री विभाजन है, इसकी प्रक्रिया को कहाँ देखा, जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक थे वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। तो प्रश्न आपसे पूछेगा, समसूत्री विभाजन का जनकदाता किसे कह सकते हैं, तो सबसे पहले इसको देखा था किसने, वाल्थेर फ्लेमिंग ने, और इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया था इनके द्वारा। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, सोमेटिक सेल्स के अंतर्गत यह समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। तो प्रश्न आपसे पूछता है कि समसूत्री विभाजन मुख्यतः कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये कायिक कोशिका यानी कि सोमेटिक सेल्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके कार्य क्या है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। यह घाव भरने का कार्य करता है, यह कटे फटे अंगों की मरम्मत भी करता है। इस प्रक्रिया में मात्र कोशिका, जो मात्र कोशिका होती है, 2 पुत्री कोशिकाओं में बट जाती है। प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की मात्र कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। देखिए, मात्र कोशिकाओं में अगर 46 गुणसूत्र हैं, तो जो 2 पुत्री कोशिका है, 2 संतति कोशिका है, उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46 ही होगी। तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। क्लियर? तो देखिए, चीज़ों को हमको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। अब देखिए, ऐसे स्टूडेंट का कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं हो सकता भाई आप लोगों का, क्योंकि आप लोग एक सीरियस कैंडिडेट है ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं हम, ठीक, नोट्स बनाते नहीं आप लोग, तो फिर आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता।
अगला है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन मुख्यतः दो अवस्थाओं में देखने को मिलता है। पहली होती है अंतरावस्था और दूसरी होती है सूत्री अवस्था। अंतरावस्था को मुख्यतः इंटरफेस के नाम से जाना जाता है, जबकि सूत्री विभाजन को मिटोसिस फेज के नाम से जाना जाता है। अंतरावस्था कोशिका विभाजन की तैयारी सबसे बड़ी अवस्था होती है और इसमें 95% का समय लग जाता है, जबकि सूत्री विभाजन यह पहले और बाद में दो प्रकार से देखने को मिलेगा। केंद्रक विभाजन से पहले की घटना होगी तो यह प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस के अंतर्गत देखने को मिलेगा, के रूप में देखने को मिलेगा। जबकि बाद में कोशिका विभाजन का जब विभाजन हो जाता है, साइटोकाइनेसिस के तहत विभाजन हो जाता है, तो मात्र कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जबकि मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जबकि जब मात्र कोशिका का विभाजन होता है तो यह दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होकर 40-40 गुणसूत्रों में ही विभाजित हो जाती है। यानी कि जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में होते हैं उतने ही गुणसूत्र संतति कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा आपका सिस्टम बन गया होगा यहाँ पर। अब बात करते हैं पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेस के बारे में। आखिरकार प्रोफेस क्या है? चार अवस्थाएं मैंने आपको बताई, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। पूर्वावस्था जिसे हम प्रोफेस कहते हैं, कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत यहीं से होती है। इसमें क्रोमोसोम झुंड के रूप में दिखाई देते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम को गिना नहीं जा सकता और तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। तो आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, तारककाय का क्या काम है, तारककाय का क्या काम है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा ताकि पता चल सके आप लोग प्रीवियस वीडियोस को भी देख रहे हैं या नहीं। दूसरा है मेटाफेस, जिसे हम मध्यावस्था के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो इस अवस्था में क्रोमोसोम मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम को आसानी से गिना जा सकता है तथा अध्ययन की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तथा तारककाय से तर्कतंतु स्पिंडल फाइबर्स निकल आते हैं। इसके बाद आती है पश्चावस्था। तर्कतंतु स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी इकाई होती है। तो कोशिका विभाजन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो पश्चावस्था, जिसे हम एनाफेस के नाम से जानते हैं। इसके बाद चलते हैं टेलोफेस, जो कि अंतिम अवस्था देखने को मिलती है, जिसे हम अंत्यावस्था के नाम से जानते हैं। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं। गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका के अंदर दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। तो चारों मैंने आपको यहाँ पर दिखाए, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। क्लियर है? तो चारों आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका का विभाजन। यह सूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है। तो सूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था क्या होती है? साइटोकाइनेसिस, जिसे हम कोशिका का विभाजन कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित हो जाता है, अर्थात एक कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका और संतत कोशिकाओं में समान देखने को ही मिलती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत क्या होता है? गुणसूत्रों का बंटवारा हो जाता है। फॉर्मर तथा मूरे ने 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मॉइसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर ने 1888 में किया था। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं, स्पर्म जो कि वृषण के नाम से जाने जाता है, ठीक, दूसरा ओवम जिसे अंडाणु के नाम से जाना जाता है, में होता है। इसमें पुत्री कोशिका यानी कि डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका मदर सेल में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। यानी कि मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या यदि 46 है तो जो दो पुत्री कोशिकाएं, दो संतत कोशिकाएं हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होगी। इसके बाद भी कोशिका का विभाजन देखने को मिलता है, फिर भी यह अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 23 अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये 23 में ही इसका बंटवारा होगा। इसमें विभाजन की क्रिया दो बार होती है, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन यानी कि
अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दो प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसे हम मेसोसिस 1, मेसोसिस 2 यानी कि अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2 विभाजन के नाम से जानते हैं। अर्धसूत्री 1 यानी कि मेसोसिस 1 जिसे हम प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 और टेलोफेस के 1 के नाम से जानते हैं। इनमें मुख्यतः लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन और डाइकोनेसिस देखने को मिलता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में यह समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। जो अर्धसूत्री विभाजन 2 होता है यह समसूत्री विभाजन के समान ही होता है, जिसमें एक जनक कोशिका का 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब चलते हैं लेप्टोटीन के बारे में समझते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई पड़ते हैं। इन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, गुणसूत्र क्या होते हैं, उलझे पतले धागों की तरह दिखाई देते हैं। इन्हें क्रोमोनिमेटा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये किस तरीके से, यहाँ पर किस तरीके से ये क्या है बना हुआ है। क्लियर है। चलिए इसके बाद बात करते हैं जाइगोटिन की। तो जाइगोटिन में अगर हम यहाँ समझते हैं तो जाइगोटिन में समजात गुणसूत्र जोड़े युग्म बना लेते हैं, जिन्हें स्नेप्सिस के नाम से जाना जाता है। तो समजात गुणसूत्र जोड़े युग्म बना लेना ही क्या कहलाता है, सिनॉप्सिस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है मेरे भाई, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद समझते हैं, थोड़ा टफ टॉपिक है यहाँ से, लेकिन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैकेटिन। गुणसूत्रों की युग्मन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय होता है। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जीन विनिमय द्वारा सजातीय गुणसूत्रों में आनुवंशिक जेनेटिक सामग्री का विनिमय होता है, जिससे आनुवंशिक विविधता बढ़ती है। अब चलते हैं डाइकोनेसिस और डिप्लोटिन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। डिप्लोटिन समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। डाइकोनेसिस समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं तथा तुर्क तंतु स्प्लेंडेड फाइबर्स का निर्माण शुरू हो जाता है। इसके बाद हम समझते हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर ध्यान लगाते हैं। एक आता है समसूत्री विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। आखिरकार समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसको समझते हैं। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। तो विभाजन किस में होता है, सोमेटिक सेल्स यानी कि कायिक कोशिका में होता है। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। तो समसूत्री विभाजन किस में देखने को मिलता है, कायिक कोशिका यानी कि सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन किस में देखने को मिलता है, जनन कोशिकाओं में। तो आप लोग डायरेक्ट याद कीजिए, समसूत्री विभाजन मतलब कायिक कोशिका, अर्धसूत्री विभाजन मतलब जनन कोशिका। समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका 2 कोशिकाएं बनाती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका एक मात्र कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में बढ़ती है, जहां पर गुणसूत्रों की संख्या भी समान होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका 4 डॉटर सेल्स यानी कि संतति कोशिकाओं में बढ़ती है, जहां पर गुणसूत्रों की संख्या 46 का आधा यानी कि 23 हो जाती है। संतत कोशिका में जनक जैसी गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती, यानी कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है यह संतत कोशिकाओं में देखने को नहीं मिलती है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में संतत कोशिका में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता देखने को मिलती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं करता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा और मात्र 20 मिनट का वीडियो होगा ये। 20 मिनट के वीडियो में हमने आपको क्या करा दिया, पूरा का पूरा सेल डिवीजन करा दिया। आज के बाद आपको सेल डिवीजन पढ़ने की कहीं भी किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा ईजीएस्ट वे में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता भाई, क्योंकि बेसिक से हमने इस टॉपिक को उठाया। कोशिका पहला इसका चैप्टर था, दूसरा चैप्टर है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन को इतने बेहतरीन तरीके से हमने आपको बता दिया है, डायग्राम्स का यूज़ करके,
बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग नोट्स बनाइएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बाकी मिलते हैं एक नए टॉपिक में। अब अपना चैप्टर ऊ तक स्टार्ट करेंगे और टीसीयू में देखेंगे नए क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का प्यार बना रहे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।